नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन टू इनिंग मनी इंडिया मनी। आप सभी का इनिंग मनी इंडिया के इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऑडियो पॉडकास्ट रजुआत करेंगे। इसको आप ध्यान से सुनिए और अपने सुझाव दीजिए। अगर आपने एंड तक देखा होगा, ये ऑडियो पॉडकास्ट में तो बहुत सारी जानकारी मिलेगी से आप अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं। Kindly please watch the audio podcast till the end, and you may improve the quality of life after listening to the complete podcast. It is not a long podcast, ज़्यादा लंबा नहीं है, 50 मिनट का है। आप अपना टाइम निकाल के आराम से इसको सुनो। धन्यवाद। थैंक यू। मोटर न्यूरॉन डिजीज या जिसे हम एएलएस कहते हैं, इसका मतलब सबसे क्रूर सच ये नहीं है कि शरीर काम करना बंद कर देता है। हम्म। सही कहा। इस बीमारी का सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि लकवाग्रस्त हो जाए, लेकिन जो दिमाग है ना वो 100% सजग रहता है। This meeting is being recorded. मोटर न्यूरॉन डिजीज या जिसे हम एएलएस कहते हैं, इसका मतलब सबसे क्रूर सच ये नहीं है कि शरीर काम करना बंद कर देता है। इस बीमारी का सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि शरीर भले ही लकवाग्रस्त हो जाए, लेकिन जो दिमाग है ना वो 100% सजग रहता है।
मतलब कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसका दिमाग इतना तेज है कि वो कोई मास्टरपीस पेंट कर सकता है, किसी गहरे दर्शन पर बहस कर सकता है, बिल्कुल। लेकिन उसका शरीर इतना बेबस हो चुका है कि वो अपने चेहरे पर बैठी एक मक्खी भी नहीं उड़ा सकता। ये जो हताशा है ना, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हम्म। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी अंधेरे के बीच एक बहुत ही व्यावहारिक रास्ता खोजने जा रहे हैं। जी, एक उम्मीद का रास्ता। हाँ, और हमारे पास इसके लिए हीलिंग एमएनडी इंडिया और पिनाकिन शाह के 2026 के अपडेटेड सुझावों का पूरा एक खाका है। हम केवल इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे कि एक मरीज जिसे पीएलएस कहा जाता है और उसकी देखभाल करने वाले यानी कैल्स उन्हें क्या करना चाहिए, बल्कि बल्कि हम ये समझेंगे कि एक ऐसा रूटीन कैसे बनाया जाए जो सिर्फ बीमारी के इंतजार में दिन काटने के बजाय जिंदगी को भरपूर जीने का एक ब्लूप्रिंट हो। एकदम सही। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बहुत घने अंधेरे कमरे में अचानक से एक छोटी सी खिड़की खोल दी जाए जहां से पूरी रोशनी आ जाती है। बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया आपने। और यही बात इस पूरे ढांचे को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। देखिए, जब किसी परिवार में ऐसी गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी प्रवेश करती है ना, तो अक्सर पूरी दिनचर्या सिर्फ दवाइयों, अस्पतालों के चक्कर और शारीरिक तकलीफों के इर्द गिर्द सिमट कर रह जाती है। हाँ, वो बस एक मेडिकल रूटीन बन जाता है। बिल्कुल। लेकिन पिनाकिन शाह के जो अनुभव हैं, वो हमें ये सिखाते हैं कि एक मरीज और उसके देखभाल कर्ता का जो पूरा दिन है, सुबह, दोपहर और शाम, वो एक युद्ध की तरह है। और इस युद्ध को सिर्फ हथियारों से यानी दवाइयों से नहीं जीता जा सकता। तो फिर इसके लिए और क्या चाहिए? इसके लिए एक मजबूत मनोवैज्ञानिक रणनीति की जरूरत होती है। मतलब ये चर्चा सिर्फ कुछ आसान टिप्स की लिस्ट नहीं है। ये समझने के बारे में है कि कैसे दिन के हर हिस्से को एक नई उम्मीद, अनुशासन और भीतर से शुरू होने वाले हीलिंग प्रोसेस के रूप में डिजाइन किया जा सकता है। तो चलिए इस रणनीतिक ब्लूप्रिंट को इसके पहले चरण से समझना शुरू करते हैं। यानी मॉर्निंग फ्लो या दिन की शुरुआत। इस रूटीन के मुताबिक सुबह सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि घर से हर तरह की नकारात्मकता को हटा दिया जाए। जी। कोई बीमारी का जिक्र नहीं, कोई उदासी नहीं। अब ये सुनने में तो बहुत ही आदर्शवादी लगता है, लेकिन मैं सोच रही थी कि क्या इसका कोई ठोस शारीरिक या मेडिकल आधार भी है, या ये सिर्फ पॉजिटिव सोचो जैसी कोई किताबी बात है? इसका बहुत ही गहरा जैविक और शारीरिक आधार है। देखिए, जब शरीर लगातार डर, तनाव या निराशा में रहता है ना, तो वो कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। अच्छा, वो जो फाइट और फ्लाइट वाले हार्मोन्स होते हैं। बिल्कुल वही। और ये हार्मोन शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, मतलब कि अंदरूनी सूजन पैदा करते हैं। अब एमएनडी जैसी बीमारी में जहां नसों और मांसपेशियों में पहले से ही तेजी से गिरावट आ रही होती है, ये इन्फ्लेमेशन आग में घी का काम करता है। ओह, तो तनाव असल में बीमारी को और तेजी से बढ़ा रहा है। 100%। इसीलिए जब सुबह उठते ही एक सकारात्मक माहौल बनाया जाता है, तो असल में हम दिमाग को ये संकेत दे रहे होते हैं कि वो सुरक्षित है। ये सुरक्षा का एहसास स्ट्रेस हार्मोन्स के स्तर को कम करता है, जो सीधे तौर पर बीमारी के शारीरिक लक्षणों को शांत रखने में मदद करता है। अरे वाह, ये एक बहुत ही नया नजरिया है। मतलब हम सिर्फ मन को ही नहीं, बल्कि नसों और कोशिकाओं को भी शांत कर रहे हैं। अब अगर सुबह के इस बेसलाइन की बात करें, तो शरीर को इस सकारात्मक शुरुआत के लिए सही फ्यूल भी तो चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल। आहार बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो आहार के मामले में यहाँ सात्विक भोजन और एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पर बहुत जोर दिया गया है। हम्म। स्रोत में विशेष रूप से करक्यूमिन और गट हेल्थ सप्लीमेंट्स का जिक्र है, जो सुबह के आहार का हिस्सा होने चाहिए। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। जी, पूछिए। एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी में पेट पर यानी गट हेल्थ पर इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है? ये बहुत ही शानदार सवाल है, क्योंकि आधुनिक विज्ञान अब ये पूरी तरह से मान चुका है कि हमारा पेट हमारा दूसरा दिमाग है। अच्छा, दूसरा दिमाग। हाँ, जिसे गट ब्रेन एक्सेस कहते हैं। ये एक सीधा संपर्क मार्ग होता है जो हमारे पेट और हमारे तंत्रिका तंत्र को जोड़ता है। आपको पता है, हमारे शरीर में जो सेरोटोनिन होता है, जिसे हैप्पी हार्मोन कहा जाता है, हाँ, जो मूड अच्छा करता है। बिल्कुल, उस सेरोटोनिन का लगभग 90% हिस्सा हमारे पेट में बनता है। तो अगर पेट में सूजन है या पाचन ठीक नहीं है, तो वो हैप्पी हार्मोन दिमाग तक पहुंच ही नहीं पाता। हम्म, अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं, तो ये गट ब्रेन
डायलिसिस एक टू वे हाईवे की तरह है ना? अगर पेट वाले रास्ते पर इन्फ्लेमेशन या खराब खाने का ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, तो जो अच्छे रसायन दिमाग तक पहुंचने चाहिए, वो पहुंच ही नहीं पाएंगे। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। हम्म। ये बिल्कुल एक हाईवे की तरह है। इसलिए सात्विक भोजन और सप्लीमेंट जरूरी। हाँ, जैसे आपने करक्यूमिन का जिक्र किया। हाँ, जो हल्दी में होता है। जी। करक्यूमिन ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके सीधे नसों की सूजन को कम करने की क्षमता रखता है। जब हम गट हेल्थ को सुधारते हैं तो शरीर पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से सोख पाता है, जिससे न केवल ऊर्जा बढ़ती है बल्कि उस हाईवे का ट्रैफिक भी साफ होता है। ये तो हुई खाने की बात, लेकिन इसी मॉर्निंग रूटीन में योग, प्राणायाम, एक्यूप्रेशर, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और विशेष रूप से डॉक्टर लाजपत राय मेहरा के न्यूरोथेरेपी जैसे कई उपचारों की लंबी सूची। जी, सुबह की थेरेपीज। यहाँ मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है। मतलब एक मरीज जिसकी मांसपेशियां पहले ही कमजोर हो रही हैं, क्या उसे एक ही सुबह में इतनी सारी थेरेपीज देना फायदे की जगह नुकसान नहीं करेगा? कहीं ये उसके शरीर को दिन शुरू होने से पहले ही थका ना दे? देखिए, ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है और किसी भी देखभाल करने वाले के मन में ये सवाल आना स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ हमें समझना होगा कि थेरेपी का मतलब जिम में पसीना बहाना नहीं है। तो फिर इसका क्या मतलब है यहाँ? उदाहरण के लिए डॉक्टर राजराय मेहरा की न्यूरोथेरेपी मांसपेशियों पर जोर नहीं डालती। ये शरीर के विशिष्ट प्रेशर पॉइंट्स पर काम करती है ताकि वहां रक्त संचार और रसायनों का संतुलन बेहतर हो सके। मतलब ये शरीर से ऊर्जा खींचने के बजाय ऊर्जा के सोए हुए केंद्रों को जगाने का काम करती है। बिल्कुल। इसी तरह अनुलोम विलोम या प्राणायाम कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि ये तंत्रिका तंत्र को ऑक्सीजन से भर देते हैं। और सबसे अहम बात, ये रूटीन कोई चेकलिस्ट नहीं है कि आपको हर रोज सब कुछ करना ही है। अच्छा, तो ये एक तरह का विकल्प है। हाँ, ये देखभाल करने वालों के लिए एक टूल किट है। आपको मरीज की उस दिन की ऊर्जा के स्तर को देखना है और तय करना है कि आज कौन सी प्राकृतिक थेरेपी उन्हें आराम देगी। इसका पूरा उद्देश्य शरीर में संतुलन बनाना है, न कि बोझ डालना। ताकि दिन के बाकी हिस्सों के लिए ऊर्जा बचाई जा सके, है ना? बिल्कुल। तो ये हुई सुबह, जहां हमने शारीरिक शुद्धिकरण और संतुलन का एक बेसलाइन तैयार किया। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, शारीरिक थकान के साथ साथ मानसिक हताशा भी बढ़ने लगती है। जी, ये बहुत आम है। और यहीं हम प्रवेश करते हैं दिन के सबसे नाजुक हिस्से में, यानी आफ्टरनून फ्लो या दोपहर का रूटीन। स्रोत कहता है कि यह समय पूरी तरह से भावनाओं, संचार और आउट ऑफ द बॉक्स सोच पर केंद्रित होना चाहिए। दोपहर का समय इसलिए भी चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि अक्सर इस वक्त घर में शांति होती है और यही वो वक्त होता है जब मरीज को अपनी लाचारी का सबसे ज्यादा एहसास हो सकता है। बिल्कुल। इसीलिए इस ढांचे में पाल्स और कैल्स के बीच खुले और स्पष्ट संवाद को सबसे ऊपर रखा गया है। जब कोई मरीज अपनी शारीरिक क्षमता खो रहा होता है तो उसका फ्रस्ट्रेशन अक्सर गुस्से या चुप्पी के रूप में बाहर आता है। देखभाल करने वालों को यह समझना होगा कि वे सिर्फ मरीज के शरीर की नहीं बल्कि उसके टूटते हुए रिश्तों और आत्मविश्वास की भी देखभाल कर रहे हैं। इसी आत्मविश्वास को वापस लाने के लिए इस रूटीन में एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। इसमें कहा गया है कि बीमारी से पहले के सपनों को थोड़ा ट्वीक करके, यानी बदल कर पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब अगर किसी को दुनिया घूमने का शौक था, तो उसे सिर्फ कमरे में कैद न रखें। शायद अब वो एवरेस्ट पर न चढ़ सके, लेकिन आप उन्हें किसी हिल स्टेशन की बैल्कनी में बैठाकर ठंडी हवा का एहसास तो करा ही सकते हैं। क्योंकि जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, इस बीमारी से उनका दिमाग बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ है। बिल्कुल सही कहा। उनकी यादें, उनकी इच्छाएं और उनका कौशल एकदम वैसा ही है। और इसी तेज दिमाग को सक्रिय रखने के लिए इसमें खेल और मनोरंजन को शामिल किया गया है। हाँ, जैसे लूडो, शतरंज या कार्ड्स खेलना। जी, लेकिन ये सिर्फ टाइम पास नहीं है। ये एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति है। जब मरीज परिवार के साथ कोई गेम खेलता है, घर के छोटे बच्चे उनके सामने नाटक या डांस करते हैं या कहानियां सुनाते हैं, तो पूरा घर सकारात्मकता से भर जाता है। उन्हें महसूस होता है कि वो अभी भी परिवार का एक सक्रिय हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक बात है जो मुझे थोड़ी अजीब लगी। क्या? रूटीन में एक सुझाव है कि ऐसे खेल खेलें जिनमें मरीज हमेशा जीते। स्रोत के शब्द है, उन्हें अनजाने में जीतने दें। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मरीज का दिमाग 100% काम कर रहा है, वो बहुत तेज है, तो क्या वो ये नहीं समझ जाएगा कि आप जानबूझकर हार रहे? ये एक बहुत ही बारीक मनोवैज्ञानिक बिंदु है।
जाहिर है आपको इसे इतनी बुद्धिमानी से करना होगा कि ये बनावटी ना लगे। हाँ, वरना उन्हें लगेगा कि उन पर तरस खाया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे का असल कारण समझना जरूरी है। एक एमएनडी मरीज हर रोज हर पल अपने ही शरीर के सामने हार रहा होता है। वो अपनी उंगलियों से लेकर अपनी आवाज तक का नियंत्रण खो रहा होता है। नियंत्रण खोने का ये एहसास बहुत गहरे अवसाद का कारण बनता है। अच्छा, तो ये गेम जीतने की बात असल में उस नियंत्रण को वापस महसूस करने के बारे में है। बिल्कुल, जब वे कोई दिमागी खेल खेलते हैं और एक रणनीति बनाकर जीत हासिल करते हैं, तो उनके दिमाग में यह संदेश जाता है कि भले ही मेरा शरीर मेरे वश में नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग आज भी सब पर भारी है। अरे वाह! ये जीत उनके मस्तिष्क में डोपामाइन का स्राव करती है, जो खुशी और इनाम का हार्मोन है। और पता है, यही डोपामाइन उन्हें दोपहर की थका देने वाली क्लिनिकल थेरेपीज को सहने की ताकत देता है। क्लिनिकल थेरेपीज जैसे कि फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी। हाँ, खेल कूद के बीच में ही फिजियोथेरेपी, निगलने के व्यायाम और ऑक्यूपेशनल थेरेपी को भी शामिल किया जाता है। डोपामीन के असर से वे इसे आसानी से कर पाते हैं। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। लेकिन जब हम इतना प्यार और देखभाल दे रहे हैं, तो इसमें एक और बहुत ही जटिल मुद्दा सामने आता है। कई बार मरीज बहुत ज्यादा जिद करने लगते हैं, या जिसे हम नखरे दिखाना कहते हैं, वो करने लगते हैं। जी, टैंट्रम्स। हाँ, तो क्या देखभाल करने वाले को मरीज की हर जिद मान लेनी चाहिए, ये सोचकर कि बेचारों के पास और बचा ही क्या है? यहीं पर स्रोत का एक बहुत बड़ा ट्विस्टर सामने आता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि करुणा का मतलब है पूरी तरह से समर्पित हो जाना, लेकिन स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पीएल्स की हर मांग और नखरे के सामने हमेशा नहीं झुकना है। ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है। लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की वजह बहुत तार्किक है। एक मरीज जो अपनी आजादी खो चुका है, वो अपने नखरों के जरिए अपने आसपास के लोगों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप उनकी हर जिद पूरी करते रहेंगे, तो देखभाल करने वाला खुद बहुत जल्दी बर्नआउट का शिकार हो जाएगा, है ना? बिल्कुल, और अगर पालसी टूट गया तो पाल्स को कौन संभालेगा? इसलिए देखभाल में करुणा होनी चाहिए, लेकिन साथ ही एक दृढ़ता भी जरूरी है। तो मतलब समस्याओं को सुलझाने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। हाँ, अगर कोई मांग पूरी नहीं की जा सकती, तो सीधे नहीं कहकर उन्हें गुस्सा दिलाने के बजाय उनका ध्यान भटकाना होगा, या उन्हें कोई दूसरा विकल्प देना होगा। एक ऐसा माहौल बनाना है जहां प्यार तो भरपूर हो, लेकिन घर मरीज के अवसाद या जिद से संचालित ना हो। ये बहुत ही शानदार संतुलन है। अब दोपहर के इस भावनात्मक उतार चढ़ाव से निकलकर हम दिन के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जब सूरज ढल रहा होता है, यानी इवनिंग फ्लो। शाम अक्सर वह समय होता है जब उदासी सबसे ज्यादा घेरती है। जी, इस रूटीन के अनुसार शाम को खुद को एक बंद कमरे तक सीमित नहीं रखना चाहिए। बाहर निकलना, समुद्री तटों या पार्क की यात्रा करना बहुत जरूरी है। देखिए, बंद कमरे सिर्फ एक जगह नहीं है, वे बीमारी के प्रभाव को कई गुना बढ़ा कर देते हैं। जब कोई मरीज लगातार एक ही छत को घूरता रहता है, तो उसका पूरा ब्रह्मांड उसकी बीमारी तक सिमट जाता है। हाँ, वो बस अपनी तकलीफ के बारे में सोचता रहता है। बिल्कुल, लेकिन जब उसे बाहर ले जाया जाता है खुली हवा में, तो प्रकृति की विशालता इंसान को याद दिलाती है कि दुनिया इस बीमारी से बहुत बड़ी है। और शायद इसीलिए इस रूटीन में एक बहुत ही दिलचस्प सलाह दी गई है, एक पालतू जानवर लाने की। स्रोत कहता है कि कुत्ता, बिल्ली या बिना पिंजरे के पक्षी घर में होने चाहिए। और हाँ, रूटीन में एक मजेदार चेतावनी भी दी गई है कि कृपया मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवरों से बचें। हाँ हाँ, हास्य हमेशा तनाव को कम करता है। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसके पीछे एनिमल असिस्टेड थेरेपी का विज्ञान है। पालतू जानवर बिना किसी शर्त के प्यार देते हैं। इंसान जब एक दूसरे से मिलते हैं, तो उनकी आंखों में तरस या बेचैनी हो सकती है, जो मरीज तुरंत भांप लेता है। ये तो है। लेकिन एक कुत्ता ये नहीं देखता कि आप व्हील चेयर पर हैं, वो सिर्फ आपका प्यार महसूस करता है। जब मरीज किसी जानवर को सहलाता है, तो शरीर में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो अकेलेपन को दूर करता है। और वो जो बिना पिंजरे के पक्षी वाली बात है, हाँ, वो क्या है? वो एक बहुत ही गहरा प्रतीक है। वो आजादी और मुक्त होने की भावना का प्रतिनिधित्व करता है, जो मरीज के मन को बहुत सुकून देता है। ये सच में बहुत खूबसूरत है। फिर जब शाम ढल जाती है और माहौल शांत होने लगता है, तो ये रूटीन मानसिक और आध्यात्मिक उपचार की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जी, सोने से पहले का समय बहुत अहम होता है। हाँ, इसमें म्यूजिक, हीलिंग थेरेपी, एसेंशियल ऑयल्स,
ओम और मंत्र जाप के उपयोग की बात की गई है। लेकिन एक शब्द है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, हो पोनो पोनोनो का अभ्यास। ये क्या है और इसका इतना महत्व क्यों है? देखिए, जब रात होती है ना, घर में सन्नाटा छा जाता है, तब अक्सर इंसान अपने ही ख्यालों में उलझ जाता है। दिन भर का डर और पछतावा वापस लौटने लगता है। लंबी बीमारी में ना, अनजाने में मरीज और देखभाल करने वाले दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति या हालात के प्रति एक कड़वाहट भर जाती है। जैसे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हाँ, और ये मानसिक बोझ शरीर में फिर से दर्द पैदा करता है। ओ पोनो पोनो एक प्राचीन हवाईयान अभ्यास है जो इस कड़वाहट को साफ करने का काम करता है। अच्छा, इसमें क्या किया जाता है? इसमें क्षमा और कृतज्ञता के 4 वाक्य हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मतलब, मुझे खेद है, कृपया मुझे क्षमा करें, धन्यवाद, मैं आपसे प्यार करता हूं। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि माफ करने की एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मतलब ये दिन भर में अनजाने में जमा हुए भावनात्मक कचरे को सोने से पहले साफ करने का एक तरीका है। और इसके साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, पॉजिटिव अफर्मेशंस और विजन बोर्ड की भी बात की गई है। बिल्कुल, विजन बोर्ड ये तय करता है कि अगले दिन उठने का कोई तो मकसद हो। जब मरीज इन सब सकारात्मक विचारों और कृतज्ञता के साथ सोता है, तो उसकी नींद की गुणवत्ता बहुत बेहतर होती है, जो न्यूरोलॉजिकल रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। अब इस दिनचर्या के समापन की ओर बढ़ते हुए हम एक बहुत ही कड़वी सच्चाई पर बात करते हैं। चिकित्सा वास्तविकताएं। रूटीन कहता है कि घर के हर खुशी के मौके को मरीज की भागीदारी के साथ मनाना चाहिए और जहां आवश्यक हो सहायक उपकरणों का उपयोग करने में संकोच नहीं करना चाहिए। जी। अक्सर लोग सोचते हैं कि मशीन या व्हीलचेयर का इस्तेमाल करने का मतलब है हार मान लेना। हाँ, समाज में तो यही माना जाता है। पर यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सहायक उपकरण हार मानने की निशानी नहीं है, बल्कि ये आजादी के नए पंख हैं। अगर कोई मशीन किसी मरीज को अपनी बात कहने में मदद कर रही है, तो वो उसे अपाहिज नहीं बना रही, बल्कि उसे एक स्वतंत्र इंसान की तरह जीने का अधिकार दे रही है। एकदम सही बात है। इसी संदर्भ में स्रोत का एक विचार है जो बहुत ही बेबाक है। उसमें कहा गया है कि डॉक्टर्स तब तक अच्छे हैं जब तक वे भगवान बनने की कोशिश नहीं करते। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? कई बार डॉक्टर्स सिर्फ आंकड़ों के आधार पर बात करते हैं और बता देते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि आपातकालीन स्थितियों में डॉक्टर्स मददगार होते हैं, इसलिए उनके साथ चतुराई से पेश आना चाहिए। लेकिन लेकिन अंतिम नियंत्रण देखभाल करने वाले और मरीज के ही हाथ में होता है। कोई भी विज्ञान ये तय नहीं कर सकता कि एक इंसान के अंदर जीने की कितनी इच्छा बाकी है। अब कमान आपके हाथ में है, ये दौड़ आपको ही जीतनी है। मतलब मेडिकल साइंस बीमारी का प्रबंधन कर सकता है, लेकिन जिंदगी को जीना कैसे है, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। इस पूरी चर्चा से जो सबसे अहम संदेश निकल कर आता है, वो है वर्तमान में जीने की कला। स्रोत कहता है, कल किसने देखा है, आज जी भर के जियो। लेकिन हीलिंग के इस रास्ते पर चलना आपको ही है। कभी उम्मीद न छोड़ें, कभी हार न माने। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। अगर हम इस पूरे ब्लूप्रिंट को देखें, तो हमने सिर्फ दिन काटने की बात नहीं की। ये पूरा चक्र एक इंसान को उसकी बीमारी के पार ले जाता है। और अंत में सुनने वालों के लिए सोचने वाली एक बहुत ही गहरी बात है। हम अक्सर हीलिंग को सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया मानते हैं जो किसी बाहरी दवा से आती है। ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन स्रोत की उस लाइन पर गौर करें। The only person who can stop you from healing is you। मतलब हीलिंग से आपको रोकने वाले सिर्फ आप खुद हैं। बिल्कुल। अगर असली हीलिंग इस बात में छिपी हो कि हम हर दिन खुशी, क्षमा और उम्मीद को कितनी गहराई से चुनते हैं, तो क्या हम अपनी सबसे बड़ी बीमारी से भी अपने दिमाग के बल पर जीत नहीं सकते? इसी विचार के साथ कि हीलिंग बाहर नहीं, हमारे भीतर से शुरू होती है, आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। सचमुच ये एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक साथ रहेगा। जो लोग भी इस विषय पर और अधिक प्रामाणिक जानकारी चाहते हैं, वे हीलिंग एमएनडी इंडिया के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, या उनके नंबर +91 9320035202 पर संपर्क कर सकते हैं। अपने भीतर की उम्मीद को हमेशा जिंदा रखिए। फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। नमस्कार।
धन्यवाद। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट लिखिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई भी सहायता चाहिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हो या मुझे कॉल कर सकते हो। वापस आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अब अपना ध्यान रखें, हंसते रहिए, खेलते रहिए, गुनगुनाते रहिए। थैंक यू ऑल।